हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। टॉपिक हमारा रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग और आप अपने नोट्स जो है वो बनाते ही रहना, ठीक है। क्योंकि ये आपको सेट एक जगह पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, किसी भी बुक में आपको इस तरह से पूरा नहीं मिलेगा कि भाई टीचिंग आपको किस तरह से करनी है ना। वो हर टॉपिक जो होता है, जितने भी टॉपिक अलग अलग टॉपिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आपको वो स्किल एक्वायर करनी होती है उन टॉपिक्स को पढ़ के, ठीक है। जैसे कि आपने ऑब्जर्वेशन मेथड सीखा, आपने जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड सीखा आपने कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। इन सब चीजों को सीखते सीखते आपके अंदर टीचिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स बाय द लर्नर्स। ठीक है भाई, कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर, ठीक है। जो कौशल प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, प्रोसेस स्किल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। किसी भी एक्शन को मैनेज करना, कोई भी क्रिया हो रही है आपके सामने, उसको मैनेज आपको कैसे करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ये आपकी प्रोसेस स्किल्स होती है। और इसमें बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन आती है ना, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर साइंस की बात हो रही है तो साइंस से रिलेटेड बता रही हूँ। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन आप किस तरह से कर रहे हो, इस किसी चीज को मेजर कैसे कर रहे हो आप, है ना। और उसके बाद आप मतलब क्लासिफाई कैसे कर रहे हो, आप वर्गीकरण कैसे कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हो। तो ये आपकी एक तरह से साइंस स्किल्स होती हैं, साइंस की प्रोसेस स्किल्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा अगर आपको बच्चों को ये प्रोसेस स्किल्स सिखाने है कि उनमें ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप हो, यानी कि उनमें अवलोकन जो है, क्या कहेंगे, अवलोकन ही बोलेंगे ना ऑब्जर्वेशन को, वो प्रक्रिया जो है उनके अंदर डेवलप हो, ठीक है। उनको वर्गीकरण करना आए, वो क्लासिफाई कर पाए चीजों को, वो मतलब एक तरह से प्रिडिक्ट कर पाए, है ना। मतलब पहले से सोच पाए कि हाँ भाई इस केस में क्या होगा। प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्किल्स, क्योंकि प्रिडिक्शन करना आपको आना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट में हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, ये हुआ है तो इससे ये होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो इस तरह से कारण प्रभाव हो गया, ये सारी स्किल जो होती है आपकी प्रोसेस स्किल्स कहलाती हैं। तो बताओ इनमें से आप क्या यूज करोगे अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है। तो देखो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो ये यूज करेंगे। असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड होगा, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड होगा, या प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। क्योंकि हमें साइंस में डेवलपमेंट करनी है तो हम किसको बेस्ट मानेंगे। देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। आप प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट के साथ साथ आप लेबोरेटरी मेथड यानी कि लैब्स में जाकर आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करेंगे, चीजों को मैनिपुलेट करके सीखेंगे, तो आपको बेस्ट प्रोसेस स्किल जो है वो समझ में आएंगी। प्रोजेक्ट में आप लोग क्लासीफाई भी करेंगे, आप लोग ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, आप चीजों को समझेंगे, आप प्रिडिक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन दो से। अब लेक्चर तो बहुत बोरिंग है, उससे आप साइंस सिखा ही नहीं सकते हैं ना। सिर्फ असाइनमेंट और क्वेश्चनिंग से आपका काम नहीं चलेगा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेबोरेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस, है ना। एंड लेक्चर कम डिस्कशन, तो लेक्चर तो हटा ही दो, लेक्चर का वाला तो पहले ही एलिमिनेट कर देना। तो ऑप्शन बी और डी में से आपको अगर चुनना है तो ऑब्वियसली आप डी को चुनेंगे। प्रोजेक्ट मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ओके। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, you are teaching a topic in the class and student ask a question and related to the topic, sorry it's unrelated, थोड़ा सा ये एरर हो जाता है, अनरिलेटेड, ठीक है। मतलब छात्र विषय से हटकर कोई सवाल पूछता है, ठीक है, वो अनरिलेटेड हो गया, वो अनरिलेटेड है। तो अनरिलेटेड टॉपिक जो है आपने पूछा है, मतलब अनरिलेटेड टॉपिक है, बच्चे ने जो भी सवाल पूछा है आपसे, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। सपोज आप पढ़ा रहे हैं एनिमल्स के बारे में, है ना, और बच्चे पूछ ले ट्रांसपोर्ट के बारे में फटाफट से कि ट्रांसपोर्ट समझाओ हमें, ठीक है। तो एकदम से आपके लिए अनरिलेटेड हो गया, ठीक है। बच्चे ने ट्रांसपोर्ट से रिलेट पूछे कि मैडम मुझे समझ में नहीं आया हवा में प्लेन जो है वो कैसे चलता है। आप पढ़ा रहे हैं एनिमल्स और बच्चा एकदम से ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, आप उसको अलाउ करोगे कि ठीक है बेटा तुम पूछो अनरिलेटेड क्वेश्चन। यू विल नॉट अलाउ, आप अलाउ नहीं करेंगे। यू विल कंसिडर इनडिसिप्लिन, आप कहेंगे कि नहीं ये तुमने डिसिप्लिन अनुशासनहीनता कर दी और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा या दूंगी, है ना, तो ये होगा। या फिर आप यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, या फिर आप उसने जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसको कहेंगे कि ठीक है बेटा मैं क्लास के बाद आपको आंसर बता दूंगा या बता दूंगी, ठीक है। तो देखो आसानी है वैसे तो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये दोनों तो वैसे ही हटा दोगे। अब ये बात है कि आप अलाउ करेंगे। देखो आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप सारे बच्चों को अलाउ कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट बीच में घुसता चला जाएगा, एनिमल कहीं पीछे छूट जाएगा। तो आपको इसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना होगा। आप स्मार्टली क्या कह सकते हैं, बेटा अभी आप बैठ जाओ, मैं आपको बाद में जरूर बता दूंगा या फिर बता दूंगी, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप क्लास के बाद मुझसे पूछना, पीरियड ओवर होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो ये दिस इज द बेस्ट आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए साइंस टीचर हैज टू टीच डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इन हिज क्लास देन द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टीच दिस टॉपिक इज, भाई फोर्स का चैप्टर पढ़ाना है उसको,
ठीक है, फोर्स पढ़ाना आपको, बल जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, बल कहते हैं फोर्स का चैप्टर, फिजिक्स का टॉपिक है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए जो मोस्ट सुटेबल मेथड होगा वो कौन सा होगा, इनमें से आपको बताना है ना। ये बेसिकली मेथड्स ऑफ टीचिंग ही है, जितने भी 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऑलमोस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग है। तो हम इसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं और इतने मुश्किल नहीं है, नाम से आपको समझ में आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन आते हैं ना तो ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको मेन होता है। ठीक है, अब देखो फोर्स की बात हो रही है, टॉपिक पर ध्यान देना है ना, फोर्स की बात है यानी कि बल। अगर आप अपने बच्चों को बल पढ़ाना सिखा रहे हैं, ठीक है, फोर्स आप सिखाना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप लैब में जाएंगे, आप लेक्चर मेथड यूज करेंगे, आप इवेल्युएशन अप्रोच करेंगे, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कुछ। तो बताओ फटाफट से, मुझे पता है कुछ लोग इसमें कुछ गलत आंसर करने वाले हैं। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। टॉपिक की बात हो रही है फोर्स की, ठीक है। अब फोर्स टॉपिक पढ़ाना है आपको, तो आप लैब में थोड़ी ना जाओगे, है ना, एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करके दिखाओगे कंट्रोल्ड वे में, ये नहीं होता है। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। डेमोन्स्ट्रेट क्या होगा, आप बैलून दिखा सकते हो बच्चों को, बैलून्स का वो दिखा सकते हो कॉन्सेप्ट, आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हो, है ना। आप डेस्क को हिला के दिखा सकते हो, आप दीवार पर हाथ लगाकर कोशिश कर सकते हो कि दीवार को हिलाते हैं, चलो दीवार तो हिली नहीं, है ना। मतलब इस टाइप की चीजें आप फोर्स सिखाने के लिए बच्चों को करवा सकते हो। या एक लंबी हाइट वाले बच्चों को कहेंगे कि चलो भी तुम छोटे से बच्चे को जो है इसको धक्का मारो, या जो भी है, मतलब आप बच्चों को कहेंगे, जैसे क्लास में कुछ मोटे कुछ पतले सब तरह के बच्चे आते हैं ना, आप ऐसे रिमार्क नहीं डालेंगे कि आप मोटे हो, आप इस तरह से नहीं, आप जैसे बोल देंगे कि बेटा आप आ जाओ और आपको इनको फोर्स लगाना है, आपको इस पर फोर्स लगाना है। आप दरवाजे का जो दरवाजा है उसको धक्का देने को कहेंगे कि चलो दरवाजा कौन अच्छे से बंद कर सकता है, कौन कितना टाइम ले रहा है ना। तो मतलब इस तरह की चीजें आप करवा सकते हैं। मतलब फोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जैसे डेस्क हिलाना भी इसमें आता है, ठीक है। फिर आपकी बात टीचर की जो चेयर है वो भी इसमें आ जाती है, उस पर कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, डस्टर पर आप कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, क्या आप डस्टर को कंप्लीट हाथ में लेकर दबा पा रहे हैं कि नहीं दबा पा रहे हैं ना। मतलब जो लकड़ी वाला डस्टर है उसकी बात कर रही हूँ, एक कपड़े से बना डस्टर होता है, आप उसको दिखाएंगे कि चलो इस पर फोर्स लगा के दिखाओ। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन में आएंगे ना, लैब में जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेसिक ये आपके क्लास में आप सिखा सकते हो, थोड़ा सा बाहर आप प्ले ग्राउंड में भी करवा के दिखा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो फोर्स टॉपिक पढ़ाना है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, है ना। लैब में कंफ्यूज मत होना, मैंने पिछले क्वेश्चन बोला था साइंस है तो फोकस करो लेबोरेटरी, वहां पे साइंटिफिक स्किल्स की ज्यादा बात हो रही थी, ठीक है। वहां पे आप ऑल ओवर साइंस को देख रहे थे, यहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया आपको कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाओगे, तो इसलिए ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स कैन बी इनहेंस्ड बाय, भाई गणित में गणितीय कौशल है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है कंप्यूटेशनल स्किल्स में। आप कंप्यूट कैसे कर रहे हैं ना, गणितीय कौशल जो है इनको बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, इनमें से आपको आंसर करना है। गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन, आप सिर्फ वैचारिक ज्ञान दे देंगे। डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम, आप बता देंगे कि भाई इस तरह से एडिशन करना है, इस तरह से माइनस करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से डिवाइड करना है ना। ये एल्गोरिथम्स ही तो होते हैं, तो ये आप सिखा देंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं मैथ्स में, वो आपका एल्गोरिथम बन जाता है। तो आप बता देंगे पहले ऐसे करना है, पहले ऐसे करना है, और फिर आपका ये काम हो जाएगा। या फिर आप कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे और प्रोसीजर बताएंगे, प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या फिर आप हाथ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देंगे, चीजों को देंगे या जो भी करेंगे ऑब्जेक्ट्स को देंगे, फिर सिखाएंगे, ठीक है। ये बताना है आपको। तो चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटेशनल स्किल्स की बात हो रही है, यहाँ पर कंप्यूट करना, कंप्यूट कुछ भी करना आ सकता है, आपके सामने एक सवाल भी आ सकता है ना। आप ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स आपने दिखाकर फिर कंप्यूट करना भी कह सकते हो, लेकिन सवाल भी आ सकते हैं। तो सवालों को, हर सवाल को आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से नहीं सिखा सकते हैं। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है उनको आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये तो खैर चलो, ये तो आपने पहले एलिमिनेट कर दिए होंगे। अगर आपको डी में कंफ्यूजन है बेटा, तो देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो होती है ना, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप छोटे बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर कंप्यूटेशनल स्किल्स की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी डिजिट्स आ जाएंगी तो आप कैसे कंप्यूट करोगे। ऑब्वियसली आपको हर बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप तब दे सकते हैं जब आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम पहले उनको कंसेप्ट क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मेजरमेंट का क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन जैसे किलोमीटर मीटर्स वाले हैं, या बहुत सारी चीजें होती है, तो आप इनमें पहले कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे कि क्या कंसेप्ट है। जैसे किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें पहले आप बताओगे कि कंसेप्ट क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अगर हम 1000 मीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर माना जाएगा। इस तरह से आप पहले कंसेप्ट क्लैरिफाई करोगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस कराओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डी से कंफ्यूज मत होना, हर जगह आपकी एक्टिविटी मतलब ऐसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हर जगह पे काम नहीं आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग द टीचर शुड, भाई आपको कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़ानी है क्लास में, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, एज अ टीचर आप क्या करेंगे। अभी आप सभी लोग अपने आप को टीचर मानो और उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करो। अलॉट इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट्स, मतलब आप हर एक बच्चे को जो है इंडिविजुअल असाइनमेंट्स दे देंगे। असाइन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे देंगे। इंगेज स्टूडेंट्स इन डिबेट एंड डिस्कशन, आप उनको डिबेट कराएंगे, उनको डिस्कशन कराएंगे। या फिर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ होमोजीनियस एबिलिटी, ठीक है, उसमें जो समरूप क्षमता वाले जो समूह में विभाजित कर देंगे उनको, मतलब जो सबकी क्षमता जिनकी बराबर बराबर है उनको एक ग्रुप में, जिनकी अलग अलग है उनको अलग ग्रुप में, इस तरह से, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो फिफ्थ का यहाँ पे कोऑपरेटिव स्किल्स है, ऑब्वियसली ग्रुप लर्निंग से ही होंगी कोऑपरेटिव स्किल्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल की बात है, ठीक है। बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं होगा, डिबेट और डिस्कशंस में आप जो है सब लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। डिबेट में एक बच्चा अगेंस्ट बोलेगा, एक फोर में बोलेगा, ठीक है, कोऑपरेटिव स्किल्स तो नहीं आएंगी। डिस्कशन में क्या होता है कि डिस्कशन में एक दो बच्चे जो है डोमिनेट कर जाते हैं कई बार, ठीक है। आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स देंगे, और यहाँ पे डिबेट भी वर्ड है और डिस्कशन वर्ड है, तो ये जो है इससे जस्ट कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होती है, ठीक है, जब तक आप ग्रुप में नहीं है। डिबेट तो वैसे भी इंडिविजुअली होती है ऑलमोस्ट, है ना, कि एक बच्चा अगेंस्ट में बोल रहा है, एक फोर में बोल रहा है, ठीक है। अब बात है डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स होमोजीनियस, अब यहाँ पे होमोजीनियस बोल दिया, यानी कि अगर मान लीजिए जो हाई अचीवर्स है उनको आपने एक ग्रुप में कर दिया, एवरेज वालों को एक में कर दिया, और लो अचीवर्स को आपने एक ग्रुप में कर दिया, जिनका अचीवमेंट कम है ना, जो बहुत थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, तो ऐसे आप अलग अलग ग्रुपिंग कर देंगे तो गलत ही तरीका है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिक्स ग्रुपिंग होनी चाहिए हमेशा, होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए भाई, वैरायटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए हर ग्रुप में हर तरह का बच्चा होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे एज अ टीचर। तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स देंगे, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कि भाई आपको फीमेल जो प्लेयर्स है ना, जैसे बैडमिंटन की हो गई या फुटबॉल की होगी, उन फीमेल प्लेयर्स पर आपको एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। आपने बच्चों को दे दिया, आप जैसे कि 1 रोल नंबर से 5 रोल नंबर तक को ये दे दिया, 6 रोल नंबर से 10 रोल नंबर का कोई और टॉपिक दे दिया, और आपने कहा इस पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे मिलकर, ठीक है। आप बच्चों को समझाएंगे, डायरेक्शन देंगे कि इसमें हर बच्चे का रोल होना चाहिए, हर बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, और फिर आपको क्लास में प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो आप देखेंगे कि बच्चे सारे पार्टिसिपेट करेंगे, मिलकर काम करेंगे, भाई तू ठीक है, तू इंटरनेट से फोटो निकाल लियो, मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मतलब इस टाइप से, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग अरिथमेटिक एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। अरिथमेटिक सिखाना है, मैंने आपको बताया था। अरिथमेटिक में क्या आता है आपका, प्लस माइनस ये सब आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये अरिथमेटिक स्किल्स होती हैं। तो ये आप कैसे सिखाएंगे बच्चे को। अंक गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राइमरी स्टेज पर देखना है आपको। तो प्ले मेथड, इक्वेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और सिंथेटिक मेथड। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसमें। देखो सिंथेटिक मेथड जो होता है थोड़ा हाई लेवल का है, सिंथेसिस बच्चे इतने छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं, सिंथेसिस की बात करें तो, है ना, ये नहीं होगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन मैथ की बात है, मैथ्स में आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, है ना, आपको बच्चों को कराना अरिथमेटिक, तो इसमें आप क्या करेंगे। इक्वेशन मेथड, ये भी हाई लेवल का हो जाएगा इक्वेशन मेथड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्ले मेथड, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी के बच्चों की बात हो रही है, अरिथमेटिक सिखाना है, प्लस माइनस की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवीजन की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो प्ले में आप क्या कर सकते हो। प्ले मेथड में ये नहीं है कि आपको सिर्फ जो है बच्चों को एज ए ग्राउंड में ले जाकर खिलाना है, वो मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने एक जोड़ो ज्ञान नाम का एक वो होता है, मतलब मैं आपको बताऊंगी तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन से ये जोड़ो ज्ञान, तो इनके बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स आते हैं, जिसमें आपको ना एक काउंटिंग पूरी वो मिलती है, क्या बोलते हैं, गणित माला आती है इसमें, है ना, गणित माला आते हैं, कार्ड्स आते हैं, पैक्स आते हैं, जिसमें 1 10 के नंबर्स होते हैं, है ना। इनके थ्रू जो है ना मैथ्स के अरिथमेटिक स्किल्स बहुत अच्छे से सिखाई जा सकती है इनके थ्रू, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, और अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो सबसे बेस्ट मेथड हमारा प्ले मेथड ही जाता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको कनेक्ट करके इसलिए बता रही हूँ जोड़ो ज्ञान का, क्योंकि इनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इतने होते हैं इनके पास 1000 2000 तक के जो है नंबर के ब्लॉक्स होते हैं, जिनसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करवा सकते हो। सपोज आपने नंबर के ब्लॉक्स बांट दिए बच्चों को, ठीक है, आपने कहा भाई आपके पास 1000 है, आप इसमें 20 जोड़ो इसमें फटाफट से, ठीक है। आप एक बच्चे के पास 100 का ब्लॉक था, आपने उसको कहा कि ठीक है आप फटाफट 30 वाला ब्लॉक निकालो और दोनों को ऐड करके मेरे को फटाफट से बताओ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्ले मेथड, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन 4 ऑप्शन से बात करें तो सबसे बेस्ट सुटेबल हमारा प्ले मेथड ही बैठता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन ए टीचर राइट्स ऑल द फार्मूलाज ऑन द बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो भाई टीचर ने जो है फॉर्मूला लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है,
कोई भी लिख सकती हूँ। जैसे हाइपोटेनस वाला फार्मूला होता है ना, इसमें a का स्क्वायर जो है वो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सपोज दिस इज द राइट ट्राइंगल आपके लिए है, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। आपने जनरल फार्मूला लिख दिया, अब आपको क्वेश्चन सोल्व कराने, या फिर आपने पेरीमीटर का ही फार्मूला लिख दिया, ठीक है। 2l प्लस b जो है वो पेरीमीटर का फार्मूला बता दिया आपने, रेक्टेंगल का आपने फार्मूला लिख दिया, और उसके बाद आप क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स कौन से टाइप की अप्रोच ये टीचर जो है यूज कर रहा है या कर रही है, आपको बताना है। देखो इंडक्टिव में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक थे, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट से आप सामान्य की तरफ जाते हैं, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक स्किल्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि सपोज आपने एक क्वेश्चन ले लिया इसका ही, पहले आपने क्वेश्चन कराया, उसके बाद आपने फॉर्मूला डिवाइस करवाया कि अब आपने 4-5 क्वेश्चन करा लिए, क्वेश्चन सारे अलग अलग थे, ठीक है, स्पेसिफिक थे, विशिष्ट थे। उसके बाद आप फार्मूले तक पहुंचे कि देखो ये सारे क्वेश्चन हमने किस आधार पर कराए हैं, इस फार्मूले के आधार पर। तो अगर ये कहते तो ये इंडक्टिव अप्रोच होती, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने नहीं बोला है, पहले तो फार्मूला लिख दिया, पहले एक जनरल फार्मूला लिख दिया जो सब लोगों के लिए जनरल है, सामान्य है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच फॉलो की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं गया है, इंडक्टिव मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं है ना, सीधे आपने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर बोर्ड पर, अब आपको कराना है। तो ये डिडक्टिव अप्रोच होती है जहां पर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ओके, विशिष्ट की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे आप तो, सॉरी राइटिंग बहुत ही गंदी है ना, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रही हूँ आप नोट्स बना दिया करो। तो सामान्य से जब आप विशिष्ट की ओर जाएंगे तो इस अप्रोच को हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, जिसको हम निगमनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसमें देखो फॉर्मूला जो है आपके लिए जनरल चीज है ना, वो सामान्य है। अब उसके बेस पे आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, विशिष्ट क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना 2l प्लस b पता चल गया आपको, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि लेंथ 15 है, ब्रेड्थ जो है वो आपकी 12 है, तो चलो फटाफट पेरीमीटर निकालो। दूसरा क्वेश्चन आया कि लेंथ 10 है, ब्रेड्थ आपकी 5 है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये अलग अलग है, ये सामान्य नहीं है सबके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन की अलग पहचान है, ये क्वेश्चन की अलग पहचान है, लेकिन ये फॉर्मूला जनरल है। इस एक जनरल फॉर्मूले से आप बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होती है डिडक्टिव अप्रोच, ओके। तो 7th क्वेश्चन का जो है बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ ए चाइल्ड इन मैथ्स इज आइडेंटिफाइड। तो भाई वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो है आप मैथ्स में जो वीक एरिया है बच्चों का वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो क्या होता है, तो बताओ फटाफट। रिटन वर्क से, ओरल वर्क से, रेमेडियल वर्क से, या फिर डायग्नोस्टिक वर्क से, है ना। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखो रिटन और ओरल वर्क तो हो, हटा ही दो, अब आपको ये दोनों ही वर्ड पता है कि इनमें से एक आंसर है, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन सोल्व कराए इसके। तो देखो रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक में फर्क क्या है। आपने जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था केवी के एग्जाम में भी पूछा गया था 2018 वाले में कि भाई सारे बच्चे जो है फेल हो गए थे, वो एग्जाम्पल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो सारे बच्चे फेल हो गए थे, मोस्टली बच्चे फेल हो गए, कुछ ही पास हुए। तो आपने क्या की, आप पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे, है ना, उसके बाद आप रेमेडियल वर्क करेंगे। आपने डायग्नोसिस कर लिया कि क्या प्रॉब्लम रही, किस तरह से उनके नंबर इतने कम आए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि नहीं थे, सब आपने डायग्नोसिस कर लिया। अब इसके आधार पर आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं ना, रेमेडियल वर्क करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपको पहले एरिया ऑफ वीकनेस निकालना है। तो एरिया ऑफ वीकनेस आप निकालेंगे डायग्नोसिस से, ठीक है। जब आपने एरिया ऑफ वीकनेस निकाल लिया है उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं ना, फिर आप सुधारात्मक कार्य करते हैं, यानी कि उपचारात्मक कार्य करते हैं, लेकिन पहले आप नैदानिक कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो इनमें से कौन सा है जो ये दर्शाता है कि भाई टीचिंग बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत मोटिवेटेड है, बच्चे बड़े ही आपके अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बताइए फटाफट क्या होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर कक्षा में बिल्कुल शांति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मोटिवेटिंग टीचिंग हो रही है। मैक्सिमम अटेंडेंस, अगर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, उपस्थिति बहुत दर्ज कर रहे हैं, है ना, तो वो भी आपकी मोटिवेटेड टीचिंग होगी। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, अगर बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मोटिवेटेड टीचिंग होगी। या रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, या फिर जो आप रेमेडियल वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू आपकी मोटिवेटेड टीचिंग समझी जाती है। तो ये आपको बताना है। तो देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी इट्स सी ऑप्शन होगा। यानी कि आपके बच्चे कितना आपसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन तभी करेंगे बच्चे जब वो दिमाग अपना चलाएंगे कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे बताओगे कि आप पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से स्मूथली मामला जाएगा सारा, है ना। जैसे आप लोगों की आप लोग क्वेरी पूछते तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपने पढ़ने की कोशिश की है। अब समझ में तभी नहीं आएगा ना जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या क्वेरी आएगी। तो उसके बाद आपके
क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस डिपिक्ट करते हैं कि यस एक्टिव लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, है ना, मतलब एक्टिव लर्निंग हो रही है यहाँ पर, है ना, मतलब विद्यार्थियों द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। सपोज आप कोई भी कंसेप्ट सिखा रहे हो क्लास में बच्चों को जब समझ में नहीं आता तभी तो बोलते हैं, या फिर समझ में आता है तब उससे और ऊपर के क्वेश्चंस करते हैं वो, है ना। तो ये दर्शाता है कि आपकी टीचिंग बहुत ही मोटिवेटेड है, मतलब बच्चे भी काफी मोटिवेटेड है, आप भी अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम अटेंडेंस होने से कोई फायदा नहीं है, बच्चों को डरा धमकाकर भी पेरेंट्स जो है भेजते हैं क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंस तो आपको रखना ही नहीं है क्लास में, और रेमेडियल वर्क तो बाद की बात है ना, वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोसिस, वो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया उस तरह की चीज है। यहाँ पर मोटिवेटेड टीचिंग की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज ए टीचर एंगेजेस हर लर्नर्स इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। तो भाई टीचर ने जो है बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज में डाल दिया, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट होता है, रोल प्ले होते हैं। द लर्निंग डायमेंशन इट हाईलाइट्स इज, तो कौन सी लर्निंग डायमेंशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये बताना है। तो भाषा निर्देशित अधिगम है, प्रतियोगिता आधारित अधिगम है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है, या फिर मनोरंजन द्वारा अधिगम है। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, ये मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने सही करा होगा। तो ये क्वेश्चन है सी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। भाई जो अधिगम होता है ना वो एक सामाजिक रूप से होता है ना, समाज से आप अलग नहीं कर सकते हो अधिगम को, ठीक है। वाइगॉट्स्की आपको याद होंगे जो सोशल कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं कि भाई सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में ही बच्चा जो है लर्निंग कर सकता है ना। तो यही वही वाली बात हो गई कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, आप उसको समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है, उसके साथ ही नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, इसमें मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन होगा। तो गाइज ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो भी आपको शुभकामनाएं, नहीं किया तो आपको और ज्यादा शुभकामनाएं कि आपको और अच्छा मतलब स्कोर कर पाए आप आगे आने वाले टाइम में। एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।